अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस हुकूमत को जो एक ख़ुद उसने एक टास्क अपने लिए लिया हुआ था, एक चैलेंज रखा हुआ था 100 दिन, और 100 दिन जब मुकम्मल हो गए तो फिर हुकूमत से बड़े सवाल जवाब हुए। अगर हम वफाक को लेकर बात करें, या हम सूबे पंजाब की बात करें, या हम KPK की बात करें, या इवन तो बलूचिस्तान की जहाँ पे वो इत्तेहादी हुकूमत में है, तो लोगों ने सवाल भी किए, उन्होंने अपनी कारकर्दगी अपनी ही आवाम के सामने भी रखी। वहाँ पे जिस तरह से कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने एक कन्वेंशन किया, वहाँ पर बताया कि उन्होंने 100 दिन में काम किया, ये तो हुआ। लेकिन चूँकि सूबे सिंध में इनकी अपनी हुकूमत नहीं है, लेकिन जो कराची शहर है उसने इनको वोट दिए, और तारीख़ में पहली दफ़ा PTI ने सिर्फ और सिर्फ कराची से नेशनल असम्बली की 14 सीट्स ली हैं। ये वो शहर था जो हमें कभी जमात इस्लामी के साथ रहा, और उसके बाद कई दिहाइयों तक MQM उस पर हुकूमत करती रही। अब जबकि ये तब्दीली कराची वालों ने इस तब्दीली का साथ दिया, इस तब्दीली को खैर मकदम कहा, लेकिन क्या सवाल फिर ये है कि जो तब्दीली के असरात उन सूबों में जा रहे हैं या जाना शुरू हो रहे हैं जिनमें PTI की हुकूमत है, तो ऐसे में क्या कराची वाले जिन्होंने इस दफ़ा PTI को वोट दिया था वो इस तब्दीली के हकदार नहीं है? और अगर वो तब्दीली के हकदार नहीं है तो यकीन वो ये सोचने पर भी मजबूर हुए होंगे कि फिर हमें PTI को वोट देकर क्या मिला। PTI ये कहती है कि जी हम बहुत कुछ सूबा सिंध में भी करना चाहते हैं, कराची में भी करना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती या हमें करने नहीं देती। एक तो इशू ये है जो हमने आज के प्रोग्राम में अपने डिस्कस करना है। दूसरी बात, पहले मरकज़ निगाह था पंजाब, मरकज़ निगाह था वफाक, अब मरकज़ निगाह है सिंध, और उसकी वजह है आसिफ अली जरदारी साहब। कहा जा रहा है कि अब दूसरे का नंबर है, यानी जो खुर्रम शेर जमान साहब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कि अमेरिका में उनका अपार्टमेंट निकला है, जब इलेक्शन कमीशन गए तो खुर्रम शेर जमान साहब ये कहते हुए पाए गए कि अब दूसरे का नंबर है, यानी दूसरे आसिफ अली जरदारी साहब। तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? ये जो दूसरी बड़ी अपोजिशन है पीपल्स पार्टी, उसके अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और ये क्या बुरे दिन किस तरह से होंगे? इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से आप इस आते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट का आपसे तारुफ भी कराएंगे, और ज़रा इस पर खुल के आज बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और जो हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, एक तो ये कि कराची वालों की किस्मत में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है PTI को वोट देने के बाद, लेकिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा को पहले कर लेते हैं क्योंकि जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे मैं आपको तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया खुर्रम शेर जमान ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं PTI कराची, MPA भी हैं, और बड़े आजकल इनको मिशन पे भी हैं वो अपने। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। नादिर गबोल साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट सिंध चैप्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम नादिर गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। तो ज़रा तब्दीली की जब बात करेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा जब हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से पूछेंगे कि कितनी तब्दीली आ गई है। खुर्रम शेर जमान साहब, आपको एक टास्क दिया गया, और टास्क ये दिया गया कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई ही कराना है। तो आपने ये सोच लिया है और आपका केस इतना मजबूत है कि बाकी आप आसिफ अली जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई करा देंगे? अच्छा देखिए, इसमें नादिया दो चीज़ें हैं। इसमें दो आर्टिकल्स की बात हो रही है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 60 का क्लॉज 2, जो कि ये कहता है कि जो भी उम्मीदवार अगर इलेक्शंस लड़ता है और अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करता है तो उसके जितनी भी जायदाद हैं वो उसने उसके अंदर जाहिर करने हैं। दूसरा आर्टिकल है 62(1)(f), जो कि ये कहता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी जायदाद छुपाई है और वो उसने नहीं दिखाया है और वो रिवील हो जाती हैं तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत कोई अनहोनी चीज़ हो जिसके ऊपर इतनी नाराज़गी और पूरे मुल्क के अंदर इतना शोर शराबा नहीं। डेफिनेटली देखिए, टाइम में एक तरफ आप पे तलवार लटक रही है कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, FIA, NAB के रेफरेंस, आपकी गिरफ्तारी,
फिर यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी ना हो सके, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के हो रहे हैं या ख्वाजा साद रफीक साहब के भी आज हो गए। आप अंदाजा लगाएं, अब तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अभी तो स्विट्जरलैंड के साथ हमारे जो है एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी आगे बढ़ती जा रही हैं। अच्छा देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जब आप एग्रीमेंट मुझे बताते हैं ना, तो इसहाक डार साहब ने कहा था कि वो तो 26 ममालिक का सिग्नेटरी तो मैं था, जिसका खान साहब ने कन्वेंशन 100 दिन का जब कंप्लीट हुआ था तो उन्होंने खुद क्रेडिट लिया था, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि सिग्नेटरी में था। बट एनीवेज जरा टाइमिंग नादिर, मैं जरा सी बात अपनी कंप्लीट कर आप, मैं आ रही हूँ ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाफिज साहब, आप ये टाइमिंग्स के जो मेरी एक सोच है या थोड़ा सा शायद मेरा एनालिसिस, आप एग्री करते हैं? हाँ, हालांकि जब सेनेट का इंतखाब हुआ था तब भी इनको चले जाना चाहिए था पीटीआई को, और उस वक्त होता, लेकिन उस वक्त साजिद संजरानी को और अपने मांडीवाला को सपोर्ट करना था इन लोगों ने। डॉक्यूमेंट्स अभी मिले ना हमें। अच्छा, अभी मिले। खैर देखिए, मेरा ख्याल है एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था जी। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स तो हमें अभी मिले हैं ना, तो डॉक्यूमेंट रिवील होने, देखिए फ्लैट को नया तो खरीदा नहीं है, मगर खैर एनीवेज। अच्छा, मैं वैसे बरसबीले तस्करा कह दिया था। कहने का मकसद ये है कि एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, किसी को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। पनामा लीक्स के 436 नाम आए थे। नवाज शरीफ का चूँकि प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारा प्ली भी ये था कि प्राइम मिनिस्टर से आगाज़ हो गया, उसके बाद छोड़ना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को भी देखना चाहिए कि अब उसके बाद 1 2 3 4 5 सबको सामने लाएं और पता चले कौम की दौलत कहाँ कहाँ किन किन जो है वो आइलैंड्स के अंदर रखी गई है और जायज़ है नाजायज़ है। ये बीड़ा तो उठा लिया खान साहब ने। नहीं करना चाहिए ना, अभी तक उन्होंने ये तो पता करा लिया कि कितनी दौलत मुल्क से बाहर है, उन्होंने ये भी पता करा, लेकिन वो अकामा वालों का पता जब तक के जो है ना चीज़ें बिल्कुल 2 4 की तरह सामने नहीं आए ना, तो ज़ाहिर है वो तो हमारे मुराद, क्या नाम है उनका, मुराद सईद नाम है, जो कह रहे थे 200 अरब रुपए हैं, पहले दिन ये हो जाएगा, दूसरे दिन 100 अरब आ जाएंगे। इस तरह नहीं बात चलेगी। अब ज़ाहिर है हुकूमत होती है, अपोजिशन में तो आप तकरीर करते हैं, बात करते हैं, चीज़ सामने लाते हैं। हुकूमत तो में तो फिर इक़दामात सामने आने चाहिए। और बात यह है कि इसमें एक बहरहाल चीज़ ऐसी है जिसका पीटीआई को भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि नैब और पीटीआई और चीफ जस्टिस और कोई और लोग ये सब एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई भी हो सकते हैं, तो वो सब एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मदद करती हूँ मैं आपकी। हम चलें, आप इनको खलाई मखलूक का नाम दें, कसौटी खेलते हैं। ये तासुर नहीं होना चाहिए। इदारों को आज़ादी के साथ काम करने का हक़ होना चाहिए और वो आज़ादी के साथ फिर जो है वो सबको यानी प्रोब करें, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। सबसे पहले हम अपने आप को पेश कर देते हैं, जमात इस्लामी से कर लें, आप ये भी अपने आप को पेश कर दें, तो उससे पता चलेगा कि वाकई एहतसाब हो रहा है। तो ये तो उसूली सी बातें हैं, बाकी टाइमिंग इनकी इंतहा पे। अच्छा, मैं नादिर कबूल साहब के पास जाने से पहले हमें बताया गया है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी आ गए, तो हम उस वक्त तक अपने पोल पे चले जाते हैं। ख्वाजा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने एक सर्वे कराने की कोशिश की थी और बल्कि कराया भी था, ट्विटर पे जो मैंने डाला था, जिसमें था कि तब्दीली ही थी कि इस बार कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया, क्या इनकी ज़िंदगियों में भी कोई तब्दीली आई है। तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जब तक हमें ज्वाइन करें, हम ज़रा ये पोल का जो रिजल्ट्स हैं वो अपने नाजरीन से शेयर करें, वो हम अपने नाजरीन से शेयर कर लें, क्योंकि जो तब्दीली आने की बात हुई तो जो जिन्हों के हाँ में जवाब थे वो थे 37% और जिन्होंने नहीं में जवाब दिया था वो उनकी तादाद थी 29%, यानी टोटल जो वोट्स पड़े हैं 4240, जिसमें से 37% का कहना था कि हाँ जी कराची वालों की किस्मत में भी तब्दीली आई है पीटीआई की हुकूमत आने के बाद। 29% का कहना था कि कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि 34% का कहना यह था कि आ जाएगी, मतलब नहीं है तो आ जाएगी। इसका मतलब भी ये हुआ कि शायद अभी नहीं है लेकिन वो पुरुमीद है कि ये तब्दीली आ जाएगी। बहरहाल ये वो एक पोल था, इस पर भी हम बात करेंगे और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नादिर गबोल साहब, इन्होंने तो सारी तैयारी कर ली है जो इनको टास्क मिला था, अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी हुई है? पहले मुझे बताएं, ये जिन फ्लैट्स का जिक्र है, जरदारी साहब उनको ओन करते हैं, वो जरदारी साहब के हैं? देखिए, जरदारी साहब जो चीज़ें ओन करते हैं उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है। ना सिर्फ जरदारी साहब ने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक जो स्टॉक भी ओन करते हैं ना, दुबई में भी उनकी रजिस्टर्ड कंपनीज है, हर चीज़ को डिक्लेयर। आप कह रहे हैं ये फ्लैट उनका नहीं है जरदारी साहब का? जरदारी साहब का अगर है, उन्होंने डिक्लेयर किया होगा। अगर क्या मतलब होता है? मैंने उनका एस्टेट डिटेल पढ़े नहीं, उनके इलेक्शन कमीशन को वो पूरा पेपर में उन्होंने काफी सारे टीवी इंटरव्यूज पे उनका नाम है, सेल डीड उनके नाम है, वो फ्लैट उनका है। अब आप अगर कह रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, मगर क्या उन्होंने ये उनका अपना फ्लैट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है?
मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये स्टेट किया हुआ है अपने हर टीवी इंटरव्यू में कि वो जो चीज़ें ओन करते हैं उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। आप टीवी इंटरव्यू पे भरोसा कर रहे हैं? मरियम नवाज साहब कहती थी कि मेरी तो पाकिस्तान में क्या, बैरून मुल्क क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी तक प्रूव किया आपने उनके खिलाफ? नहीं तो प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई ना जी। जो चीजें प्रूव हो चुकी है तो उनको सजा, मतलब आप टीवी इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने, जरदारी साहब से जाहिर सी बात है, मैंने खुद तो जाके चाय पे नहीं पूछा उनसे कि भाई आपका है या नहीं है, मगर उन्होंने एक चीज़ अगर पब्लिक चैनल पे कही है तो ऑब्वियसली इस चीज़ को ओन कर रहे हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन्होंने बोला होगा, कोई किसी को गलत डायरेक्शन में नहीं भेजना चाह रहे होंगे। और अगर गलत होगा तो फिर ज़्यादा डिस्क्वालीफाई तो एग्जैक्टली अगर साबित हो जाता है, अलावा भी बहुत सारे और विदाउट एनी डाउट साबित हो जाता है। चले ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस भी अब कर रहे हैं और आप वकील भी हैं माशाल्लाह से, तो आप वो अपना काम भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ज़रा फिर आप अपनी राय भी दे दीजिए कि किसका केस स्ट्रॉन्ग है, इनका केस कितना स्ट्रॉन्ग है और जरदारी साहब कितना फंसेंगे इस मामले में, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्योंकि एक मामला तो वो है जो नैब रेफरेंसेस, एक मामला FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो कि जो एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला, प्लस ये कि डिस्क्वालिफिकेशन। तो मैं भी बात कर रही थी टाइमिंग के हवाले से कि अगर उसमें उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन होती है, यानी प्रोडक्शन ऑर्डर भी ना जारी हो सके। नहीं आपने तो पूरा केस खुद ही सॉल्व कर दिया। वकील बन सकती है, चांसेस हैं। मुझे इसमें अब कोई राय, लेकिन देखिए द बैंकिंग कोड्स जो बैंकिंग लॉज हैं उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है और ट्रेल साबित नहीं होती है और आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिक्लेयर्ड हैं या ना हो, वो प्रूफ हो जाती हैं कि वो आपसे बिलोंग करती हैं, तो वो एक कंप्लीट कन्विक्शन है। कन्विक्शन, हाँ कंप्लीट कन्विक्शन है, उसके अंदर फिर कोई मतलब उसमें कोई बचने का रास्ता नहीं है। अच्छा, जो नैब के केसेस हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं, उनकी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उनके राउट्स डिफरेंट हैं, तो ये दो अलग अलग मामलात हैं। अगर कोई शख्स बैंकिंग कोर्ट्स में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वो तो फिर जाहिर है वो डिफ़ॉल्ट होता ही एविडेंस की बुनियाद पे। नॉर्मली आप बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, बैंकिंग कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट हो जाती है, एविडेंसेस पहले ट्रायल हो जाते हैं, सिर्फ आपको फैसला सुनाना। अच्छा, हमें ये भी बताया गया कि कल बैंकिंग कोर्ट में जो है वो जरदारी साहब की पेशी है, तो पूरे मुल्क से तमाम MNAs जो हैं, अब तमाम MNAs जो हैं वो सब के सब यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कराची में आ रहे हैं, और उसके बाद वो सब के सब उनके साथ जाएंगे, पूरा काफिला जाएगा। और ये पॉलिटिक्स है, ये तो टाइम होता है कैश कराने का। बट एनीवेज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आती हूँ जहाँ पे हमने बात की थी। ख्वाजा साहब, उम्मीद है कि आपने ये जो हमने सर्वे किया था वो आप तक भी पहुँच गया होगा। एक सिंपल सा सर्वे था कि ये तब्दीली ही थी कि इस बार कराची वालों ने PTI को वोट दिया, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगियों में भी कोई तब्दीली आई थी? 4240 वोट पड़े थे, 37% लोग कह रहे थे हाँ, 29% कह रहे थे नहीं, 34% कह रहे थे आ जाएगी। बहैसियत कराची के शहरी, आप इस तब्दीली को कितना इंडोर्स करते हैं और देखते कितना है कि आ गई है? जब आपने कल ये ट्वीट किया तो मैंने आपकी ट्वीट की टाइमलाइन पूरी पढ़ी और आपका ये वो मेरे पास रखी है। उसमें आपने वोट किया था? नहीं, मैंने वोट नहीं किया था। लेकिन जो क्वेश्चन टेक्निकली मैं आपसे कर रहा हूँ, कराची में 3 करोड़ की आबादी के साथ 65 लाख लोग एज ए वोटर रजिस्टर्ड। PTI को 2013 में 9 लाख वोट पड़े थे, इस बार 12.25 लाख वोट पड़े। हमें 2013 में 25,40,000 वोट पड़े थे, इस बार हमें 7,20,000 वोट पड़े हैं। फेयर वोटिंग हो गई ना? यानी आप सुन तो लीजिए 40 लाख वोटर घर से नहीं निकला है। वोट पड़े हैं लेकिन 40 लाख वोट नहीं भी पड़े हैं। तो कराची ने बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा क्लेम है, जो हमारे फॉर्म 45 का क्लेम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो टेक्निकल बुनियादों पर है कि हम तो बाई इलेक्शन में भी बाई इलेक्शन में भी हमारा MNA 247 सादिक इफ्तिखार आपके टेलीविज़न पर 700 वोट से जीत रहा था 5:15 बजे, और 8 बजे वो 10,000 वोट से आ रहे। हाफिज नईम साहब अब ये कह रहे हैं 40 लाख वोटर नहीं निकला, तो टेक्निकली अगर स्टैटिस्टिक बाइकआउट की अपील तो कहीं और से आई थी, इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि वोटर को बाहर निकाले। अब वो ज़ाहिर नंबर्स वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन ये जो शिकायत है ना फॉर्म 45 की,
वो तो एक ऐसी शिकायत है जो सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क की देखिए अब शिकायत मसला ये सॉरी असल में बात अगर निकलती है ना अब बात इसलिए मैं कर अपनी लेते हैं सीट कि की बात चले जी, करूं, ये वोट भी अपनी पड़ सीट की गया, बात करें, नहीं भी पड़ गया, जिसने भी दे दिया वो पूरी टाइमलाइन जिसका जिक्र करे, मेरे पास टाइम मिला तो कर लूंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि बहरहाल 14 सीट्स पीटीआई की कराची से मिल नहीं, गई। इन दोनों की मिला के 18 सीटें हैं। नहीं, इन दोनों की तो है, इसलिए मैं कि तो दोनों इनकी इत्तेहादी PTI हैं की और बात दोनों वफाकी हुकूमत में वजारतों में भी शरीक हैं और तमाम अरे, मामलात में शरीक हैं। आप 5 साल केपीके में इत्तेहादी रहे, हाँ, तो पूरा थे तो हम आपने ऑन करते हैं। हमारे खिलाफ NA 246 में मिलके इलेक्शन लड़के अरे मेरे जमानतें प्यारे, जब्त कराई हैं। आप सुन अपना तो भी लो जिक्र यार, किया करें अरे ना। भाई सुन तो लो ना अच्छा यार, जी, तो ऐसे भी क्या गुस्सा करना। नहीं गुस्सा नहीं कहने का मकसद है जब आप अगर हम की बात इत्तेहादी करते थे हैं, सूट तो उस नहीं इत्तेहाद करता। की ओनरशिप लेते हैं, लें। सीधी बात है। इसमें अगर क्या लेते मसला? होते तो फिर आज क्रिटिसिज्म नहीं नहीं, होता। क्रिटिसिज्म की बात नहीं ना सिराजुल भाई, अफसर खुल जि- खुल के इनको जितनी अफसाने बात देते हैं जितने कि कौन से इत्तेहादी बिलियन सलामी अपने बिलियन अपनी ट्रीज जो और वजीर बल्दियात रहे हैं, और वजीर खुद बल्दियात काम वजीर किया है ना। बल्दियात रहे हैं। नहीं, लेकिन बल्दियाती खुल इंतखाब खुल कराए के थे ना, ताने देते हैं, but और anyways, ऐसे कराची पे आ जाए, सबने कराची तारीफ पे की आ थी जाए। उसकी। कराची में तब्दीली नहीं, के असरात मैं आए। सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि ये दोनों इत्तेहादी हैं और दोनों की सीटें मिलाकर 18 हैं सही। और इनके तो 2 वजीर हैं, एक भी नहीं है कराची से, और इनके तो अच्छे खासे वजीर हैं कराची से। कराची की नुमाइंदगी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही। लेकिन कराची के लोगों को टेढ़ी पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा। ये नहीं बात हुआ। इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है। इसलिए नहीं है कि आप ये देखें, पानी का मसला कहीं से हल होता हुआ दिख रहा है। अब हर चीज़ में कहेंगे पीपल्स पार्टी, इन पे तो मैं अलग से बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, ठीक है ना, वो तो मैं अलग बताऊंगा। आप अभी इंतजार फरमाइए। इंतजार फरमाइए भाई। K4 मंसूबा है, विफाक को जो पैसे देने थे विफाक दे, सूबे को जो देने थे सूबा दे। हर साल सुनते हैं अगले साल उसका इफ्तिताह होगा। 2010 में उसको मुकम्मल होना था, 2019 में भी वो होता हुआ नहीं आ रहा। 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट अब 80-90 अरब रुपए पे चला गया। ये किसी के वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये मेरे आपके साबुन के टैक्सों पे और दाल के टैक्सों पे लगने वाला पैसा है जो हम अदा करते हैं, और वो पैसा ये गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। और पानी नहीं मिल रहा, और बदतरीन सूरत हाल से सर्दियों में इस वक्त हम 2-4 हैं कराची में पानी की। ये पार्टियां कुछ नहीं कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, अगर इन्हें कुछ करना होता तो ये, अगर इनको असम्बलियों में कुछ नहीं कर, अव्वल तो असम्बलियों में इन्होंने क्या किया, अगर CNG असम्बलियों भी से नहीं है मसला हल कराची नहीं हो में, रहा तो गैस की लोड तो शेडिंग हो रही है, सड़कों पे आते, कभी सड़कों पे आते, घेराव करते, जलाओ करते, जलाते, जलते। अबे भाई गाड़ियां जलती ही थी ना, एहतजाज होते ही थे, शहर बंद होते ही था, नहीं भाई, पानी मसला पर, है कि- बिजली पर, इंक्रोचमेंट बस पे। करें ना, प्रोग्राम में सब है ना। चले ठीक है। तो वो सवाल करेंगे, ठीक मैं है, जवाब दूंगा। ठीक है, आप आपकी इन बात करें, मुकम्मल आपसे बात होगी। कर लेते हैं। सुने नहीं भाई, नहीं, वो भी तो है। बेचारे मेरी तकरीरें सुनकर असेंबली की दोहरा देते हैं, मालूमात। नहीं, मेरी तो बिल्कुल ही मालूमात अब नहीं। सुने मसला ये अब मैं नई कराची से ऐसा शुरू कर नहीं दूंगा, है। दूंगा सरजानी और सुने। नई कराची से। बड़े बड़ी और उनके अच्छी पास बात है, मेरी research तकरीरें और बड़ी स्टडी मेरी होती है, तकरीरें आपको इन्हें सही सुननी भी साहब, चाहिए। उसी तौर पे मैंने बुलवाया है। मैं सरजानी बहुत नई बात कराची से कर शुरू रहे थे। करूं अच्छा, शादी हालों से। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसी बात नहीं प्रॉब्लम करूंगा ये यार। है, नहीं आप कहीं से भी शुरू करो। नादिर कबूल साहब, इनको बोल लो। सड़क पे आप लेटे ना जाकर पानी के लिए 200-250 आदमी लेकर, आपने क्या किया? नहीं तो आप हम कह रहे हैं कि सीएम आप हाउस के इतिहास- आगे जाके हमने दहशतगर्दी की FIR हम पे दर्ज हुई है पानी मांगने पर। नहीं तो आप पानी पार्लियामेंट में मांगने बैठ पर। के हैं, आप हुकूमत गैस के आप की बात लोड- समझ रहे हैं? तो फर्ज ये आपका प्रॉब्लम आपको गैस तो की लोड शेडिंग जब हो रही है अभी, तो आर्टिफिशियल क्यों नहीं हमारे गैस साथ की दिया लोड शेडिंग उन्होंने? जो कराची में एक कभी genuine हमने तो problem किया है। एहतजाज गैस नहीं पिछले आई, भाई हफ्ते। मैं चाय नहीं बना पा रही। हमने तो अच्छा, प्रेस देखिए, क्लब के नादिया, बाद मैं इसमें किया। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी देर से मैं खामोश हूँ। देखिए, आप पे जो कराची- इल्जामात लगते हैं वो अपनी जगह है मैंने कि पानी पीपल्स शुरू पार्टी किया था तो को भाई नहीं साहब आपने सपोर्ट रोक करती। दिया। देखिए कराची जेन्युइन की है, तबाही पीपल्स का- पार्टी के पास, सॉरी खुरम एक जुमला, देखिए जेन्युइन है 1500 अरब रुपए, 4000 अरब रुपए के बजट के बाद अगर हम क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी को करते हैं, इल्ज़ाम देते हैं, तो लॉजिकल फैक्चुअल देते हैं। आपने जो इनके साथ मुआहिदा किया था, हाफिज नईम और रहमान साहब हमें जो इल्ज़ाम कराची देते हैं, पैकेज किधर मैं है? ना भी बता रहा हूँ, रोक दिया आपने। वो नंद भावच का या सास बहू का झगड़ा है जिसमें हमारा कसूर नहीं है। अच्छा कराची के वो लोग पूछ अगर रहे हैं कराची कराची- पैकेज का क्या हुआ मेरा नादिया, आपको नादिया कराची कराची की तबाही का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ एक जमात है, जो कि है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए, Seriously? हालांकि हमें कभी इक़्तिदार मिला ही नहीं कराची का। आप सच्ची कह रहे हैं? आपका देखिए ना, ताल्लुक PTI से मैं है? आपको भी बता रहा हूँ, 1970 ये से स्टेटमेंट में वाज़ेह तब्दीली आ गई है। 1970 पहले आप से हमेशा इनको बहुत नहीं इल्जाम सुने, ठहराते मैं थे। कंप्लीट करता हूँ पूरी बात। देखिए, ये हुकूमत में नहीं थे। 1970 से लेके 1970 से लेके आज तक 5 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध में हुकूमत की है। आज 11वां साल इनका चल रहा है, ये जिम्मेदार हैं। उसके बाद 18वीं तरमीम नादिया लेकर आए और उनके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि सूबों की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ नादिया,
पूरे सिंध की चलें बात नहीं करते हैं, सिर्फ कराची शहर की बात कर लेते हैं। अगर कराची के अंदर आज पानी नहीं है, अगर कराची के अंदर सफाई सुथराई नहीं है, अगर कराची के अंदर हस्पताल ठीक नहीं है, कराची में अगर तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है, कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं है। नासिर शाह साहब जो मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने जब टेन्योर मुकम्मल हो रहा था तो शर्मिंदगी के अंदर खड़े होकर अनाउंस किया कि मैंने 10 बसें 10 साल में आज अनाउंस करने जा रहा हूँ। कराची वाले मेरा शुक्रिया अदा करो। आपके पास, आपको पता है कल मैं अखबार में पढ़ा था कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर रही है सिंध में। वाह, आफ्टर कमिंग इनटू पावर्स मेरे ख्याल से 5 दफ़ा मैंने आपको बताया, 11वें साल के कहते हैं हम एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो देखिए पैसा किसके पास है, इख्तियारात किसके पास हैं। अगर हम मेयर की बात भी करते हैं, मेयर के खिलाफ मैं भी कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे एतराज़ होता है, लेकिन ये हकीकत है। एक सेकंड नादिया, एक सेकंड बिल्कुल मेरी बात सुने। मेयर के पास अगर आप बात करते हैं कि मेयर की जिम्मेदारी है, तो कराची के मेयर के पास ना पानी की जिम्मेदारी है, ना उनके पास सफाई सुथराई की जिम्मेदारी है, ना उनके पास की जिम्मेदारी। पाकिस्तान आज भी है मेयर से कि वो इस्तीफा दें। देखिए मैं आपसे बड़ी बात क्लियर करूं, वो अगर आप इंक्रोचमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैंने कराची के लोगों के लिए आवाज उठाई थी कि कहीं पे ना इंसाफी, कहीं पे ना इंसाफी हो रही है। वो मेरा एक जाती मेरा एक जाती मुतालबा था। आप अपने मुतालबे पे कायम हैं। देखिए जिस तरीके से जुल्म हुआ था कराची के शहरियों पे, मेरी आवाज उठाने से फायदा हुआ। मेरी आवाज उठाने से जो लीगल मार्केट्स को नोटिस मिले हुए थे, आज वहां पर एक्शन नहीं हुआ है। मेरी आवाज, लेट मी कंप्लीट बिल्कुल। उसके बाद जो कराची के अंदर घर तोड़ने जा रहे थे, जब हमने इतना शोर मचाया तो आज घरों के ऊपर रुकावट आ गई है। चीफ जस्टिस का भी आया भाई, आप लोग आपकी पार्टी के लोग नादिया मुझे कंप्लीट करने दें। किस चीज के लिए रिव्यू पिटीशन? आप तो खुद साथ से सारी मशीनरी आप प्रोवाइड कर रहे थे, उनको लेके आप साथ चल रहे थे, आप जाके रिव्यू केएमसी की मशीनरी थी। मेयर वसीम अख्तर साहब वहां पे खड़े हुए थे। हमारा कौन सा मिनिस्टर वहां पे खड़ा हुआ? उठाने के लिए पैसे नहीं है। इनके महकमे साथ नहीं थे, बिल्कुल सब साथ थे। और याद करें जब सईद गनी साहब और मेयर साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये इनकी पूरी मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम तो रिव्यू पिटीशन जाके फाइल किया। इनकी पूरी टीम सेल्फियां खिंचवा रही थी एम्प्रेस मार्केट में जाके मलबे के ऊपर, ठीक है। और ये पीपल्स पार्टी खुश हो रही थी। एमक्यूएम भी माशाल्लाह कोई ऐसा नहीं था इनको उस वक्त परेशानी, बल्कि मेयर साहब इसको अपनी कारकर्दगी बता रहे थे। ये तो बहुत नामुनासिब बात करी सर आपने कि पीटीआई सेल्फी खिंचा रही थी। बता रहा हूं मैं आपको, पीटीआई ने जितना शोर मचाया कराची के मामला पे, नईम भाई किसी जमात ने नहीं करा। नईम भाई को कुछ भी थोड़ी और मालूमात में इजाफा। अच्छा अब आइए इसको कि थोड़ी और मालूमात में पहली मर्तबा हमने, अच्छा बेचारे बोलते हैं ना, मालूम पढ़ते नहीं है। अब नईम भाई पहले पढ़ते थे कि ये अभी चाह रहे हैं कि ये बोले और खुर्रम बोले और मैं ना बोलूं। इनका प्रॉब्लम है। अच्छा 26 अक्टूबर, अब उनको तो बुलवाना है जो नहीं बोल रहे। 26 अक्टूबर इनसे जवाब जरूर लीजिए। 26 अक्टूबर 2018 साल के अंदर जो जजमेंट है वो नेमतुल्लाह खान की पिटीशन पे मुझे ज्यादा नहीं पढ़ा नहीं दे सके थे, इसीलिए नादिया बड़ी इंपॉर्टेंट कराची के अवाम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सेड वेरी इंपॉर्टेंट। बताता हूं ना। 26 अक्टूबर को जब जजमेंट आई है 2012 की, उसमें पर्टिकुलर एक जजमेंट सिर्फ एम्प्रेस मार्केट की है कि इनसाइड एंड आउटसाइड द एम्प्रेस मार्केट एंड द सराउंडिंग एरियाज, ये वर्डिंग है जजमेंट की। उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, रेंजर्स ऑन बोर्ड है, पुलिस ऑन बोर्ड है, केडीएम बोर्ड है। जो एम्प्रेस मार्केट की जजमेंट चीफ जस्टिस ने दी है, जिसकी तस्वीरें भेजी गई और बाद की तस्वीरें मंगवाई गई, वो कह रहे हैं आप ओन करते हैं कि सही हुआ एंड ही विजिटेड एंड द सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड, नथिंग टू डू विद द मेयर। तो बस फिर खत्म हो गई बात। मुख्तसर सा ब्रेक लेने दें। अब जो तमाम जो चार्जशीट है वो हुई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि पीपल्स पार्टी इन 10 से 11 सालों में कराची के, बेसिकली वो कराची को कभी ओन ही नहीं कर सकी, क्योंकि उसने कराची का, उनमें कभी उनका स्टेक ही नहीं रहा, कराची ने उनको वोट नहीं दिया। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि कराची ने इसी वजह से उनको फिर रिजेक्ट भी किया। बट एनीवेज स्टिल गवर्नमेंट है और कराची जो है वो कैपिटल है सिंध का, तो जिम्मेदारी तो बनती है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नादिर गबोल साहब, सारी तोपों का रुख आपकी तरफ हो चुका है। एक तो बता दीजिएगा कि जो जरदारी साहब के हवाले से जो चीज़ें आ रही है, प्लस सारे इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी को कराची ने कभी ओन नहीं किया और कराची में कभी डिलीवर नहीं किया, और ना आप पीटीआई को करने दे रहे हैं बकौल पीटीआई के। देखें जी, आप से मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने हमेशा पूरे पाकिस्तान को ओन किया है।
हमेशा हमने ये क्लेम किया है कि पूरे पाकिस्तान में हमारी नुमाइंदगी है, सिर्फ किसी एक KPK में या इंटीरियर सिंध में या पंजाब के लाहौर के इर्द गिर्द या रायवेंड के इर्द गिर्द की हमने नुमाइंदगी नहीं क्लेम की। हमने कराची के अंदर हमने बिल्कुल डिलीवर किया है। अगर मेरा हल्का है जहाँ से हम लोग सियासत लड़ते हैं, मेरी फैमिली लियारी की आप बात करें तो जो कुछ आज तक लियारी में दिया है, चाहे वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जाए या शहीद बेनज़ीर भुट्टो डिग्री कॉलेज हो जाए या फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल हो जाए, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दिया है। उज़ैर बलोच हमने नहीं दिया था, अल्लाह माफ़ करे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बच्चे थे वो। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आज किधर है? आज हमारे साथ तो नहीं है, कोई तो वजह है। आपके साथ ही थे। अली शाह ने भी दावत खाई थी, वो तो साथ ही हैं। देखिए आप किसी दावत पे चले जाए, आपके साथ किसी को जाके बिठा दे। होम मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था मेरे बच्चे हैं, खत्म बात, आगे बढ़े। अब कल मैं किसी दावत पे जाऊं, वहाँ पे आके दावत की बात ही नहीं करी, मैं आपके होम मिनिस्टर की बात करी। बट एनीवेज वो उसकी अपनी पॉलिसी थी जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आउट किया गया। अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की हम पॉलिसीज़ को ओन करते तो आज वो हमारे साथ होते, मगर हमारे साथ नहीं है। लियारी ने हमें बिल्कुल वोट दिया, मगर लियारी के अंदर पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स के कंट्रोल है वहाँ पे, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ये बात वाजे उस दिन हो गई थी जिस दिन मैं लियारी की सड़कों पर घूम रहा था, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा था और 3 दिन तक हमारे को रिजल्ट नहीं दिए गए। कौन निकालेगा? अंदर जो रेंजर्स थे और जो सिक्योरिटी बिल्कुल निकाल रही थी, बिल्कुल निकाल रही थी। कुछ वीडियोस भी हमारी आई है बाहर, जो हमारा ये चेल चौक के पास एक पोलिंग स्टेशन था जिनका जिक्र हाफिज छोड़ दे इन दोनों जमातों को, हाफिज नईम साहब ने किया, वो आपने हल क्यों नहीं किया? पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सॉरी मतलब सीरियसली, बिल्कुल ये K4 जो है ना, जो ज़ाहिर है हमारी पानी तो ज़िंदगी है ना यार, बिल्कुल मतलब 2010 में इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और आज जब से आप हुकूमत में हैं, और ज़ाहिर है ये पार्टियाँ भी, हमने जो बात इनके मुतालिक करनी थी कर दी, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? और अब तो वो ज़रूरत हमारी बढ़ती चली जा रही है ना। देखिए तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ले लें यार, एक पानी का तो इशू रिजॉल्व कर दें। ये भी बताएं कि 25 अरब से 93 अरब तक कैसे चले गया। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल, हमारा जो फॉरेन डेट था वो 500 अरब से लेकर 750 अरब रुपए कैसे चला गया? क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह ड्रास्टिकली डिवैल्यू किया हमारे रुपये को अगेंस्ट डॉलर, हम तो ऑलरेडी जो फांसी का फंदा देख रहे थे, अब तो वाकई में लटकने का मुकाम आ गया। बिकॉज हम तो नहीं पे बैक कर सकेंगे ये IMF को लोन्स, क्योंकि आपने रुपये का जो हाल किया इन्होंने। जहाँ तक मेरे भाई फरमा रहे थे, बिल्कुल K4 पे सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, मगर हमने हमेशा देखा है कि कराची के साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सौतेले का सलूक किया गया है। ये हमने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी देखा गया, और अभी हालांकि PTI क्लेम करती है 2013 तक आप लोग हुकूमत में फेडरल बिल्कुल नहीं थे? हम लोग थे बिल्कुल, और उस पे हमने जिस तरह के हमने इक़दाम शुरू किए हमने कराची के लिए, वो उसके बाद कंटिन्यू नहीं किए गए नवाज शरीफ गवर्नमेंट में। और अभी PTI की गवर्नमेंट भी हम लोग कराची पैकेज के बड़े प्रोमिसेस तो सुने थे। कोई अगर एक प्रोजेक्ट बताइए वो जो आपने शुरू किया, आपकी हुकूमत बदल गई तो PMLN की गवर्नमेंट ने शुरू नहीं, कंटिन्यू नहीं किया। देखें कराची के अंदर उस वक्त हमारे साथ MQM भी थी उस वक्त, अगर आपको याद होगा। हम लोग अकेला नहीं था, हमने, मैं लियारी की आपको बात बता सकता हूँ जो डायरेक्टली मैंने ओवरसी किया। लियारी के अंदर जो एजुकेशनल हमने इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, वो आप तो कर रहे थे, आपने तो एजुकेशन को वैसे ही आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया था आपने 18वीं तरमीम के बाद। अच्छा गम नादिया एजुकेशन का तो इन्होंने ही करना था ना। नादिया गम सिर्फ कर रहे हैं ना यार, देखें ये सबको रेस्क्यू करेंगे, मेरे अलावा सबके इत्यादि रहेंगे। गम सिर्फ ये नहीं है कि कराची को या पूरे, मैं कराची की बात नहीं करता हूँ कभी भी, गम सिर्फ ये नहीं है कि पानी नहीं दिया, तालीम नहीं दी, सेहत नहीं दी, ट्रांसपोर्ट नहीं दिया। गम ये है कि यहाँ पे खरबों रुपए की करप्शन भी हुई है। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी बात को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। यहाँ पे नईम भाई भी साथ बैठे हुए हैं, हमारे ख्वाजा आजाद साहब हैं जो ऑन करेंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पिछले 11 साल से इनकी हुकूमत की करतूत छाप रही है। खरबों रुपए की रेगुलरिटीज़, खरबों रुपए की जो है ना उसमें टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर गड़बड़ें, क्या कुछ खरबों रुपए की करप्शन। उन किताबों को आप खोल के देखो तो सही। चलें आपने काम नहीं किया, हम खामोश हो जाते हैं, आपने काम नहीं करा, चलें सह लेते हैं। लेकिन हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा, जिस तरीके से नईम साहब फरमा रहे थे कि दाल खरीदने वाले के जो उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, ये खरबों रुपए में के अंदर आते हैं। नादिया आज हमारा मुल्क कर्जदार है। आज आपको पता है कि रोड बनाने के लिए आप जो है वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कितना पैसा लिया है? ये मामला इस वक्त सूबे सिंध के हाथ से निकल चुके हैं। ये अब GIT ने जो अपनी सारे मामला ये जो फाइंडिंग्स दिए हैं, और जब ये रिवील होंगी, जब सामने आएंगी, मैं आपको बताऊं कि कानों के साथ पहला सवाल तो ये कि GIT की रिपोर्ट लीक कैसे हुई? क्या ये बनीगाला में बनाया गया है जो वहां से फवाद चौधरी ने लीक किया? पट्टियां बांध देंगे, आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज पूरे दिन मीडिया में चल रहा है कि जरदारी साहब के खिलाफ इस तरह की चीजें आई हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है ना करप्शन केस है जो सामने आ रहा है। पैसा आपका बाहर गया,
यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यहाँ पर जो है जाली अकाउंट्स खुले, क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब हुआ, ये सब हुआ, जिसने किया वो यकीनन भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने सिर्फ इस ब्लेम गेम में पड़े रहना है कि पीपल्स पार्टी ने 10 साल 11 साल हम काम करेंगे, हमने अनाउंस कर दिया है, हमने अनाउंस कर दिया, हम कराची के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे को जो ना वापस हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम कराची के अंदर एक सेकंड, बजट कौन इसको कौन वो कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है? हमने ये फैसला कर लिया नादिया, ये ड्रामे से हम बाहर आ चुके क्या फैसला हैं। किया? ये जो ड्रामा चल रहा था ना पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी का कि आधे पैसे आप लोगों आधे हम शेख रशीद साहब अभी भी यही कहते हैं, वज़ीर रेलवे हैं, वो कहते हैं कि 60% हम देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। फेडरल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर चुकी है, मैं आपको इस बात को क्लियर कर लूं। फेडरल गवर्नमेंट ये बात क्लियर कर चुकी है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो कराची के अंदर पैसा खर्च किया जाएगा वो सारा फेडरल गवर्नमेंट ओन करेगी। हम सिंध गवर्नमेंट से एक टका भी नहीं लेंगे उसके ऊपर। हाँ वो अलग बात है, पहुंच गई है ये बात, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो तैयार नहीं है। मैं बोलूं, मैं पूछ रही हूँ ना, आप तक भी ये बात पहुंच गई है। उसका रीजन है ना नादिया, उसका रीजन ये है कि हमेशा इश्यूज रहे हैं। मुझे नहीं पता ना, मेक श्योर करें कि ये यू टर्न नहीं ले इस बात का पैसा नहीं मिला, मेक श्योर करें ये यू टर्न नहीं ले इस बात में। हाँ जी, यू टर्न नहीं लेंगे क्योंकि हमारा शहर है, शहर ने हमें वोट दिया। आज हमारे 14 एमएनएज हैं, हमारे 22 एमपीएज हैं। 2011 में यू टर्न नहीं लोगे तो जब फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तो ये मैंने असेंबली में रेस किया था कि जायका ने वार्निंग दी है कि अगर आप सोवरेन गारंटी नहीं देंगे तो हम ये पैसा इंडिया शिफ्ट कर देंगे। तो 2011 में जायका का जो पैसा था वो इंडिया चला गया, वहाँ इन्वेस्ट हो गया। अब जो कराची सर्कुलर रेलवे ये पार्ट है सी पैक का। लेकिन मुझे ये पता चला था कि उन्होंने कहा था कि इनको रीलोकेट भी करें, लेकिन रीलोकेट की आप लोगों के पास कोई ये सी पैक का पार्ट है ना, इसमें फेडरल गवर्नमेंट को कोई पैसा लगना है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसा लगना है। ये ऑलरेडी इसको सी पैक का पार्ट बना दी है और उसी कराची सर्कुलर रेलवे। अच्छा देखें, माय हम्बल सबमिशन एंड इन्फॉर्मेशन। देखें मैं आपको बताऊं, लेकिन ये बात मैं आपसे फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी पैसा खर्च होगा कराची की तरफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। सिंध गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं लेने वाले हैं इसमें। देखिए बहुत सारी कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट और कुछ और कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लांट आ रहा है। उसके अलावा कराची के अंदर देखें ना कि ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे आपके ऊपर, उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। कराची की सड़कें बनाई जा रही हैं। मंगोपी रोड है जो काम शुरू हो गया, मेयर साहब ने गवर्नर साहब के साथ मिलकर उसको जो इनॉग्रेट किया है। और ये छोटा मोटा पैकेज नहीं है, ये बिल्कुल फेडरल के फंड से, इसमें ठीक ठाक पैसे लग रहा है। बिलियन का एक रिलीज तो है। चले अच्छा देखें मसला ये है कि ये छोटी मोटी चीज़ों का मसला नहीं है। अब इनको 100-150 जो भी 125 दिन हो गए ना पीपल्स पार्टी को, पहले पीटीआई को, पहले पीपल्स पार्टी के हम जरा सा देखें, हमारे भाई बैठे हुए हैं लेकिन अब आपकी बारी। इनका मसला ये है, कराची को तो छोड़ दीजिए, 94 अरब रुपए लाड़काना का हिसाब दे देंगे अगर, तो छोड़ देना कराची को। तो लाड़काना आप गए कभी? सर मैं लाड़काना बहुत गया हूँ। लाड़काना अगर आप जाएं वहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, आसिफा भुट्टो डेंटल कॉलेज वहाँ पे सब मिला लेना तो 3 अरब रुपए नहीं बनते होंगे। आप बिल्कुल जितने भी आप 4 कर ले, 5 कर ले। आजकल तो वैसे ही कोर्ट का जमाना है ना, 94 अरब रुपए 95 अरब रुपए इन्होंने पिछले अरसे में खर्च किया। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसके बाद आ जाइए आप इधर यहाँ कराची में ज़ाहिर है 7 घर वाली बात जी कि 7 घर भी छोड़ देते जनाब। तो अब आप देखें कराची में ज़ाहिर इनके पास बताने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इनका प्रॉब्लम ये है कि कराची चूंकि रेवेन्यू जनरेट करता है, कराची ज़ाहिर है कि यानी कराची की तो आबादी पे भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। कराची में तो तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर आपने इसको अंडर शो किया है तो हम आवाज़ उठाएंगे कि अंडर पे अंडर रिप्रेजेंट किया है ना, कब उठाएंगे? हमने पहले भी उठाया जब इसका सेंसस का रिजल्ट्स आए थे, हमने चैलेंज कराची की आबादी से ज़्यादा ओवरऑल आप सिंध की बात करते हैं। इलेक्शंस हो गए, हमने उस वक्त शोर मचाया था, हमने लियारी के लिए भी हमने बोला था कि लियारी के अंदर 2 सीट देने चाहिए। अब देखिए कराची का एक बहुत बड़ा मसला पावर का मसला है। अब ये जो पार्टियां हमारी तीनों बुजुर्ग पार्टियां बैठी हुई हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कहूं मैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से माशाल्लाह कोई इनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज इंडिविजुअली कभी कभी खुर्रम साहब और कभी कभी कुछ हिसाब किताब बनाना होता है तो चले एक सेकंड अच्छा के इलेक्ट्रिक में हम ज्यादा बात कर भी नहीं पाएंगे यहाँ। अब आ जाइए आप उसके बाद पानी का ट्रांसपोर्ट का मसला, मास ट्रांजिट प्रोग्राम होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि यार आप कहते हैं कि यार मंगोपीर रोड बना दो, भाई मंगोपीर का मसला नहीं है। कराची में मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत 4 कॉरिडोर और सर्कुलर रेलवे के साथ उसको ज्वाइन करके एक कंप्लीट प्रोग्राम देना है जो कि आज से 25-30 साल पहले से चला आ रहा है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया। और मैं फिर अगेन ये कहूंगा कि जाहिर सी बात है इस वक्त मासूम बन के हम बैठ जाएं, सब हुकूमतों में शामिल ये लोग भी रहे हैं, मैंडेट भी इनके पास था, ताकत भी इनके पास थी, पीपल्स पार्टी के पास थी और अब पीटीआई भी जो है ये करेंगे। लेकिन देखो खुर्रम बात ये है, मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं खुर्रम, इस वक्त आपके पास 14 सीटें हैं, 14 सीटों वाली पार्टी इस तरह बिहेव नहीं करती है जिस तरह से इस वक्त कराची के लोग। हम जिस तरह करेंगे ना कराची में कोई लावारिस नहीं है। कराची के आवाम से आप पूछें ईमानदारी से, आपको लगता है कि कराची में कोई कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक कराची की कोई जिक्र किया है ना कि वो जो टाइम लाइन, मैंने तो एक सिंपल एक पोल डाला था, लेकिन जो मेरे पास टाइम लाइन आई है
वो उसको पढ़ने में भी बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर कितनी जबरदस्त आई है नादिया कि 37 कहते हैं कि वो सेटिस्फाइड हैं, 34 सवाल क्या था? सवाल क्या था? अब आपने मुझे मजबूर कर दिया। सवाल क्या था? मैं नहीं पढ़ सवाल क्या था? सवाल बताइए। सवाल ये था कि ये तब्दीली थी कि इस बार कराची वालों ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन क्या उनकी जिंदगी में भी तब्दीली आई? अब जबरदस्त जवाब। 37% लोग कहते हैं हाँ, 29% लोग कहते हैं नहीं, और 34% लोग कहते हैं आ जाएगी। 29 और 34 अभी नहीं आई है, 29 और 34 होपफुल है ना। इसका मतलब ये हुआ तो ये जबरदस्त नहीं है कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि 71% आपको फेवर में दे रही है। 63% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नहीं 63 नहीं कह रहे हैं, और 37 कह रहे हैं कि यस, 34 कह रहे हैं आ जाएगी का मतलब क्या है? Which comes up to 71%. आ जाएगी का मतलब क्या होता है? नहीं आई। आ जाएगी का मतलब क्या? उनको यकीन है कि इमरान खान ने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। अभी नहीं किए। दूसरी जमा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 3 months? क्या 3 क्या महीने पता आप लोगों ने इतना बड़ा अपने एजेंडा दिया था। तबाही की जो हालात है मैं आपको बताऊं, 3 months में आप कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका गैस शुरू हो जाते हैं ना पीपल्स पार्टी ने कुछ करना है यहाँ पे, जमात इस्लामी ने तो इक्तिदार में आना नहीं है, तो रहे हम ही खाली, हम करके दिखाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये पीटीआई है, आप कर सकते होते ना, पीटीआई है अब जो करेगी कराची के अंदर, आप कर सकते होते ना, तो आपको आज पता होता कराची की प्रॉब्लम है क्या। खान साहब जब आए थे तो वो जाकर वो वाली रेलवे कौन सा नॉर्दर्न बाईपास की तामीर की बात ना करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उस बाईपास पे अभी कौन सी कितनी गाड़ियां चल रही हैं। वो डिसैलिनेशन जिन प्लांट की आप बात कर रहे हैं, वो सूबाई हुकूमत पहले ही जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के साहब ने लियारी ऐलान किया था कि हम करेंगे, नहीं कर रही है ना बातें कर रही है वो। नहीं तो आपने बताया कि आप कितने हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। आपने कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया, आपने कोई आपने देखिए अभी भी आप करें हम आपके साथ, ख्वाजा साहब आप करें हम आपके साथ। एक सेकंड, अच्छा रुक जाएगा ख्वाजा साहब, आप इनके इत्तेहादी बने थे, मुझे नहीं पता कि वो आप अंदरूनी खाना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी जो एमओयू बजाय साइन हुआ था, उसकी कितनी शकों पे अमल कर चुके अब तक? टोटल 9 वो हैं और 4 उसके बाद एडिशनल कुछ हमने कुछ मजीद मुतालबा थे, तो 9 और 4 यानी हो गए 13। तो अब जरा बता दीजिए 13 में से पीटीआई कितनों पे अमल दरामद? देखिए उसमें जो भी हमने 100 डेज में जो हमारे मिनिस्टर्स ने हमें फीडबैक दिया, जो कि खान साहब से इंटरेक्शन है, ख़ासतौर पे फ़रूर नसीम साहब, उनसे काफ़ी चीज़ें पर्टेन करती हैं। खालिद भाई मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक में हमारा एक डेलीगेशन एक्सक्लूसिवली उन 9 नुकात के ऊपर मुलाकात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, यहाँ आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें खालिद भाई की मुलाकात हुई थी, लेकिन वो इकनॉमिक एजेंडा था विद द बिज़नेस कम्युनिटी, तो वहाँ मुनासिब भी नहीं थी, तो वो अलग से हमें टाइम देंगे। हम मशरूत इत्तेहादी हैं, यकीनन हम अपने पॉइंट्स उठाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे और उनके लिए बात करते रहेंगे। कराची के प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए, हमारे जो ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फॉल्ट केसेस हैं वो ख़त्म करने हैं, मिसिंग पर्सनस इशू हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, सक्कर नींबू खास इन एवरीथिंग, सेंसस डिलिमिटेशन, वो एग्रीड हैं। हमारी हेल्प होगी लीगली, उसका रोड मैप अटॉर्नी जनरल ने डिसाइड करना है, बहुत सारी जगहों पे पॉलिटिकल होना है। तो मेरा ख्याल है हम रिमाइंड करा रहे हैं, मीडिया में वसीम अख्तर साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, खालिद भाई भी कह रहे हैं, लेकिन यकीनन वी आर स्टिल होपफुल कि गवर्नमेंट को हम ये समझते हैं कि हमने पिछली दोनों जमातों के साथ इत्तेहादी रहे हैं और पिछली दोनों जमातें को 20-20 साल हुकूमतें कर चुकी हैं, 3-3 टेन्योर दोनों ने तो आपको इनसे उम्मीद तो है, लेकिन आपकी ये उम्मीद और ये जो आपका सब्र है, इसका पैमाना कभी लबरेज होगा या ये इसी तरह चलता रहेगा? टाइमलाइन यकीनन हमारे पास भी नहीं है कि हम 5 साल बैठ के सिर्फ टाइमलाइन ही देखते रहें, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और ना ही हमें इतनी जल्दी है कि हम अगले ही हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको कहें। तो मेरा ख्याल है कि स्टिल वी आर होपफुल, 3 महीने कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा और देखते हैं। मैं चाहता हूँ ये खालिद साहब ये तो बताएं ना कि जो मेयर साहब पे ज़ाहिर इनके भी आपस में इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन जो बजट होता है बल्दिया का 26 अरब रुपये, 3 साल हो गए, तीसरा बजट हो गया, और उसमें से 13-13, 14-14 अरब रुपये का तरक्याती बजट होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बजट होते हैं। यार वो बजट तो हमें दिखे ना, तो फिर हम कहेंगे कि यार पीपल्स पार्टी को तो हम कह रहे हैं कि नहीं लगा रही, जो बजट आपके हाथ में वो क्यों नहीं लग रहा? नहीं भाई, एक चीज़ ना वो थोड़ा सा हमें बताएं कि यार वो क्यों नहीं हो रहा। किसी दिन बजट ना मुझसे समझ लें। अच्छा, हाँ नहीं वैसे बड़े भाई मेरे बड़े मैं मुझसे हम पढ़ लेंगे बैठ के पढ़ लेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे एक दूसरे को कि बजट होता क्या है। सही है। 13 अरब रुपए ये यार वो नेमतुल्लाह खान किस पार्टी में थे यार? वो किसी चीचू की मलिया से तो नहीं आए थे? नेमतुल्लाह खान साहब से ट्यूशन नहीं आया तो जाकर। अच्छा 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 सही है यार, बस कर दो अच्छा, यार, तो यहीं पे खत्म करूंगी। मुझे लास्ट कमेंट दे दें, वो मेयर के इस्तीफे वाले मुतालबे से आप विड्रॉ हो गए या कायम है? देखिए मैं आपसे बड़ी साफ बात कहूँगा, मेयर साहब अगर चीफ जस्टिस के दिए हुए अहकामात पे चलते रहेंगे तो हम उनके साथ हैं,
ज़रा भी राइट लेफ्ट होंगे तो जाहिर है कि मैं कराची की आवाज़ हूँ, मेरी जमात ने कराची को कराची के लिए आवाज़ उठाई है और हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कहेंगे, हमने असेंबली में भी आवाज़ उठाई है। और मैं आपसे वाले मुतालबे से विड्रॉ हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक उस लाइन पे रहेंगे हम उनके साथ में, लेकिन ज़रा भी राइट लेफ्ट होंगे तो तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाएगी। और हमने बिल्कुल हमने फ़ायदा भी उठाया उसका, कराची को फ़ायदा हुआ है। आज कराची घर नहीं टूटे तहरीक इंसाफ की वजह से, आज कराची की लीगल मार्केट्स नहीं टूटी, रुक गई, वो तहरीक इंसाफ की वजह से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाफिज नईम साहब आपका भी शुक्रिया, नादिर कबूल साहब आपका भी, इज़हारुल हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कराची का मुकदमा था और यकीन है जब कराची का मुकदमा होगा तो कराची वाले ही उसको लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल करीब में अगर हम बात करें, जिस तरह से हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मासिफ ज़रदारी साहब की बात कर रहे हैं, तो सिंध के भी जो डायनामिक्स है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।